नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासमेट जीके के अंदर। आज अपने लेके आए हैं पार्ट नंबर 11, जिसके अंदर अपने 5 टॉप क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि एनसीईआरटी और पीवाईपी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पर आधारित होती है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिरक्षी का नाम बताइए जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है। सही जवाब होगा दोस्तों आईजीजी। जो जी प्रतिरक्षी होती है वो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है। बात करें प्रतिरक्षी की तो दोस्तों इसको एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतिरक्षी कुल 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दोस्तों वास्तव में प्रतिरक्षी है क्या पूछ लिया जाए तो ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती है, जी, एम, ए, ई और डी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रतिरक्षी के 5 प्रकार हैं। लेकिन जो जी प्रतिरक्षी होती है वो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है। पीवाईपी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके अंदर पूछे जा चुके हैं 2 क्वेश्चन। एक बार पूछा गया था कि मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम बताइए, तो दोस्तों वो होती है आईजीए। प्राथमिक रूप से बेसोफिल व मास्ट कोशिका पर क्रिया करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होती है? तो आईजीई प्रतिरक्षी होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोस्टेड व लोरी ने अमल के बारे में क्या कहा। यानी परिभाषा वहां पर दी हुई थी, मैंने इसको चेंज करके लिखा है। ब्रोस्टेड व लोरी ने अमल के बारे में क्या कहा, तो यह परिभाषा दोस्तों 1923 में दी गई जो कि अमल व इशारों के बारे में बताती है। ब्रोस्टेड व लोरी ने कहा कि अमल वो होते हैं जो प्रोटॉन को दान करते हैं, यानी प्रोटॉन का दान करने वाले अमल होते हैं, ऐसा कहने वाले थे ब्रोस्टेड व लोरी। और 1923 में इन्होंने परिभाषा दी थी। दोस्तों जो क्षार होते हैं बेस होते हैं, ये प्रोटॉन को ग्रहण करने का काम करते हैं। यानी प्रोटॉन को जब ग्रहण करने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। जैसे नीचे एक समीकरण दे रखी है, जैसे H2O जल है, NH3 अमोनिया है। आगे देखा तो NH4 अमोनियम बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो अमोनिया है ये किसका काम कर रहा है? ये प्रोटॉन को ग्रहण करने का काम कर रहा है, क्योंकि 3 से इसके अंदर 4 हो रहे हैं। तो जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों? वो क्षार होते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण के अंदर अमोनिया क्षार का काम कर रहा है। जबकि जो पानी है, जल है, H2O है। यहाँ पर देखो इसके साथ में H2O है, आगे जाके देखा तो OH हो गया। इसका मतलब इसमें से एक H यानी प्रोटॉन निकल चुका है, यानी प्रोटॉन का त्याग कर दिया है। जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अमल होते हैं। तो यहाँ पर जल किसका काम कर रहा है? अमल का काम कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है कि अमल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ऐसा किसने कहा? जो अमल होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये कहने वाले थे आरेनियस। इन्होंने 1887 के अंदर परिभाषा दी थी। और इन्होंने ये भी बताया था कि प्रबल अमल और दुर्बल अमल होते हैं। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है प्रबल अमल के उदाहरण क्या होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अमल, नाइट्रिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल, ये क्या होते हैं? प्रबल अमल होते हैं। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अमल होता है H2SO4, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अमल होता है ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। जबकि जो नाइट्रिक अमल होता है इसका उपयोग बारूद विस्फोटक सामग्री बनाने के अंदर किया जाता है। अगर दोस्तों इनमें से भी पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से कौन सा प्रबल अमल है, तो सल्फ्यूरिक अमल क्या होता है? इन तीनों में से प्रबल अमल होता है। अब एक वैज्ञानिक था दोस्तों लुईस ने कहा कि अमल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं, जिनको लुईस अमल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अब क्षार की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। अगला दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि का नाम बताइए। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि का नाम बताइए। सही जवाब होगा कार्बन डेटिंग। दोस्तों कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म यानी फॉसिल जो होते हैं उनकी क्या करते हैं? आयु ज्ञात की जाती है। व्याख्या के अंदर देखते हैं कि कैसे करते हैं। कई बार मिल जाता है कि कार्बन जो 14 होता है दोस्तों उसका उपयोग करके जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। इसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। लेकिन कार्बन 12 व कार्बन 14 का जो रेशियो होता है दोस्तों, जो अनुपात होता है, उसके द्वारा भी जीवाश्मों की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। इसको भी कार्बन डेटिंग बोला जाता है। यानी दोनों में से कोई भी बात हो तो वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। अगर पूछ लिया जाए डायनासोर, दोस्तों डायनासोर की एज का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। आहार सभ्यता में
प्राचीन वस्तुओं की जानकारी भी कार्बन डेटिंग के द्वारा लगाई जाती है। अभी हमने पढ़ा कार्बन डेटिंग, लेकिन अब देखते हैं दोस्तों यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम आपने नाम सुना होगा, जिसको आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है, जिसको भविष्य की धातु भी कहा जाता है। दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो यूरेनियम होता है इसको यू से लिखा जाता है, और ये एक क्या होता है दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ऐसे पदार्थ जो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरेनियम डेटिंग उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। लेकिन यूरेनियम क्या है? उसका एक एग्जाम्पल है। अब पूछ लिया जाए निर्जीवों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। और पृथ्वी की आयु का आकलन भी किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। और उसके अंदर कौन सा यूरेनियम यूज करते हैं? यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है। 92 इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है और 238 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्तूप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पारिस्थितिक स्तूप की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई? तो चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी स्तूप यानी पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी थी या उनके बारे में बताया था। दोस्तों जो पारिस्थितिकी स्तूप होते हैं ये कई स्तर होते हैं इनके। सबसे ऊपरी स्तर को बोला जाता है उपभोक्ता, और सबसे निचला स्तर होता है उसे बोलते हैं उत्पादक। यानी पेड़ पौधे और जो शैवाल होते हैं दोस्तों वो उत्पादक होते हैं, और जो अब उसके ऊपर निर्भर रहते हैं वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। जो पारिस्थितिकी स्तूप है या पारिस्थितिकी पिरामिड है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है संख्या के स्तूप, नंबर 2 है ऊर्जा के स्तूप, नंबर 3 है जे बार के स्तूप या जे बार के पिरामिड। नंबर 1 है दोस्तों संख्या के स्तूप। ये जो स्तूप होते हैं, ये जो पिरामिड होते हैं दोस्तों, सभी स्तूप इसमें सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। लेकिन इसका एक अपवाद है, वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, लेकिन इसको संख्या के पिरामिड के अंदर ही रखा गया है। संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो संख्या का पिरामिड ही होता है, लेकिन कैसा होता है? उल्टा होता है। दूसरा है ऊर्जा के स्तूप। दोस्तों ये सदैव क्या होते हैं? सीधे होते हैं, इनका कोई भी अपवाद नहीं है। तीसरा दोस्तों देखते हैं, तीसरा है जैव बार का स्तूप। जो जैव बार का होता है बायोमास के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें जल तंत्र व स्थल तंत्र का पिरामिड बनता है, यानी जल तंत्र व स्थल तंत्र का जो पिरामिड होता है जैव बार के अंदर बनता है, बायोमास के अंदर बनता है। इसके अंदर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर लिखना है, 3 स्टार लगा लेने हैं। यानी जो जल तंत्र है इसका पिरामिड उल्टा बनता है, जो स्थल तंत्र होता है इसका पिरामिड सीधा बनता है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि स्वर्ण दाना किस्म किसकी है? सही जवाब होगा चावल की। दोस्तों चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, और ये खरीफ की फसल होती है। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है किसका दोस्तों? चावल का, क्योंकि हम बात चावल की कर रहे हैं। चावल की अन्य किस्में होती है बासमती, जया, रत्ना, सोना। पूछ लिया जाए सोना किसकी किस्म है, तो दोस्तों चावल की किस्म है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए दोस्तों अपने वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।